अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी और आज मेरे साथ मौजूद हैं मनाजिर हुसैन। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कुछ देर कबल वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया है ओवरसीज पाकिस्तानी जो अमरीका में मुकीम है और खास तौर पर जो तिब्बी अमला है, जो डॉक्टर्स और माहिरीन हैं, उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया है और ओवरऑल जो सिनेरियो और जो सूरत हाल है उस सूरत हाल से हुकूमती इकदामात के हवाले से उनको आगाह किया और ओवरसीज के कंट्रीब्यूशन खास तौर पर 2005 के अर्थक्वेक का और 2010 में जो सैलाबी सूरत हाल थी या जो सैलाब से मुतासरीन थे या सैलाब से मुतासरा अफराद थे, उनकी जो माली मुआवनत में ओवरसीज का जो कंट्रीब्यूशन था उसका जिक्र भी उन्होंने किया और मौजूदा हालात में हुकूमती हिकमत अमली और खास तौर पर पैरेलल जो बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको हुकूमत साथ लेके चल रही है, उलमाए कराम और मशाइख पर मबनी एक बड़ा एक अहम इजलास हुआ था जिसकी सदारत सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने की थी, जिसमें 20 नुकाती हिकमत अमली पर बात हुई थी। उस पर भी हम बात करेंगे। इस हवाले से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर बंदेशा, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, पिम्स से ताल्लुक है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर साहब ओवरऑल हम बात करेंगे, हम पल्मोनोलॉजिस्ट की भी बात करते हैं, उनका अपना एक किरदार है, लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं कि रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन इसे कहा जा सकता है, कोविड-19 जो कि नमूनिया की एक शक्ल इख्तियार करता है, यह हमारे लंग्स को जो है मुतासिर करता है। लेकिन जदीद तहकीक से यह भी बात साबित हुई है कि इससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की बात करें या दिल के अमराज की बात करें, किस नौयत के ये हो सकते हैं, हार्ट अटैक पे मबनी हो सकता है, किसी तरह की कोई ब्लॉकेज हो सकती है या कोई जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें कोई खलल पैदा होता है, आखिर तहकीक में ये बात कहां तक पहुंची है? जी बहुत शुक्रिया, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो बात है कि ये जो कोविड-19 डिजीज है ये सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक को करती है और इसका हार्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, ये इस तरह इतना आसान और सादा नहीं है। एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जिन लोगों को हार्ट डिजीज पहले है या जो 60 साल से ज्यादा उम्र के और डेफिनेटली जो ज्यादा उम्र के होते हैं उनको हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, शुगर और इस तरह की बीमारियां ज्यादा होती हैं, तो उनमें एक तो कोविड-19 डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरा यह है कि डिजीज होने के साथ कौन से लोग हैं, क्योंकि 80-90% तो ठीक हो जाएंगे, तो कौन से लोग हैं जिनको खतरनाक बीमारी होने का जब जान जाने का खतरा है, तो वो यही लोग हैं जिनमें पहले से हार्ट डिजीज है या हार्ट फेलियर है और ये सारा कुछ है। तीसरे नंबर पे जो आपने बात की है कि जिन लोगों को कोविड-19 डिजीज होती है और वो एल्डरली हैं और इस तरह से उनको पहले हार्ट डिजीज नहीं है और वो ब्लड प्रेशर है, सपोज शुगर है या वैसे एल्डरली हैं, तो उनमें कोविड-19 में देखा गया है कि उनको कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं, हार्ट अटैक्स हुए हैं, हार्ट फेलियर हुआ है और उसके जो साइंटिफिक वेज हैं और जो पाथवेज हैं वो भी डिफाइन हो गए हैं कि जो एस जीन्स हैं, एस बहुत सारे केमिकल चीजों के ऊपर नहीं जाना चाहता साइंटिफिक बहुत चीजों पे, लेकिन जो लोग ज्यादा उम्र के हैं उनमें हार्ट अटैक्स के, हार्ट फेलियर के और हार्ट रिलेटेड डेथ होने के और ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। और बहुत सारे लोग ये भी अब जो डाटा, क्योंकि बहुत नई बीमारी है और इसके लिए जो बातें आ रही हैं और चीजें बहुत क्लियर होती जा रही हैं, तो बहुत सारे मरीज वो इससे कोविड-19 डिजीज से रिकवर जब हो जाते हैं 2 हफ्ते बाद, तो उसके बाद उनमें मौतें हुई हैं क्योंकि वो हार्ट की कॉम्प्लिकेशन के साथ हुई। सो इसको हम इस तरह सिंपल नहीं ले सकते हैं और ये हार्ट डिजीज इसकी बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन भी है और इसके हार्ट डिजीज के साथ मसाइल भी हैं। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मजमूई तौर पर अगर हम रोजे की बात करें, अब माह रमजान मुबारक का जो है वो आगाज हो चुका है, आज पहला रोजा है, तो रोजे की फजीलत के मद्देनजर रखते हुए रोजा चूंकि एक बदनी इबादत है, तो एक आम आदमी का जो कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है, आपके ख्याल में रोजे को मेनटेन करने से या रोजा रखने के बाद जो वो किस हद तक बूस्ट होता है आपके ख्याल में? और जो कोविड-19 के मरीज हैं जिनमें बिलखसूस जो मुश्तबा केसेस हैं, क्या उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप रोजे रखें? जहाँ तक कोविड-19 की और रोजों की जो बात है, इसके ऊपर तो कोई साइंटिफिक लिटरेचर तो अभी है नहीं, 2-3 महीने पुरानी तो ये बीमारी माहिराना राय और ये, लेकिन जो डेफिनेटली जो लोग खुदा न खास्ता कोविड-19 जब 80-90% को तो पता भी नहीं चलेगा कि हमें कोविड-19 हुआ, फ्लू हुआ और ठीक हो जाएंगे, उसमें तो उसी तरह से स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ही चलती है, बाकी बीमारियों की भी और जो बाकी इंडिकेशन है रोजे की और बाकी वो भी उसी तरह स्टैंडर्ड ही चलेंगे। जो लोग कॉम्प्लिकेशन में जाते हैं वो डेफिनेटली रोजा नहीं रख सकते क्योंकि वो बहुत बीमार होंगे। जो जनरली जो आप बात कर रहे हैं कि हार्ट डिजीज के पेशेंट जो हैं
اور ब्लड प्रेशर के हैं तो उनके रोजे के ऊपर क्या असरात हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। रोजा जो है वो ब्लड प्रेशर कम होता है रोजा रखने के साथ, और जो हार्ट डिजीज है उसमें भी पॉजिटिव फर्क है, क्योंकि आपका वजन भी कम हो रहा था, बहुत ज्यादा खा भी नहीं रहे होते हैं, और साथ वॉक शॉक एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। लेकिन जो शुगर वाले मरीज हैं, और बहुत सारे जो शुगर के मरीज हैं वो हार्ट के भी मरीज होते हैं, तो उनको स्पेशल ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि शुगर बहुत ज्यादा या ऊपर जा सकती है सहरी अफ्तारी में, या दरमियान में बहुत कम हो सकती है। तो उनके लिए ये जरूरी है कि वो अपने डॉक्टर से दिखा के, क्योंकि सारे शुगर के मरीजों का ये नहीं कि वो रोजा नहीं रख सकते, लेकिन जिनकी स्पेशली काफी पुरानी बीमारी हो गई है तो उनमें मसाइल होते हैं, तो उनको अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करके फैसला करना चाहिए। लेकिन जनरली रोजा हमारे लिए अच्छा है, और रोजे में खाने पीने में फिर एहतियात करनी चाहिए। आज के बाकी लोगों को जिस तरह से खाते हैं, अफ्तारी और सहरी करते हैं, उसका नहीं खाना चाहिए, सादा खाना खाना चाहिए, बहुत मुरज़्ज़म और पकोड़े और समोसे और पराठों शराठों को फेस करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा आपकी प्रेजेंस का फायदा उठाते हुए, क्योंकि आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं और ये दो ऑर्गन्स जो हैं, लंग्स और हार्ट जो है, इसके बारे में हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये तकरीबन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये ऑर्गन्स। ये बताइएगा सर, कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो प्लूरेसी का जिक्र आता है, प्लूरल इफ्यूजन, फेफड़ों में जो पानी की कुछ शिकायत बड़ी कॉमन हो चुकी हैं, बड़ी खतरनाक और गंभीर भी शक्ल ये इख्तियार कर सकता है। जिनको माइल्ड प्लूरल इफ्यूजन है, फेफड़ों में पानी की कोई शिकायत है, या इब्तदाई तौर पर वो ट्रीटमेंट करवा चुके हैं या अपना फ्लूइड निकलवा चुके हैं, उनके लिए क्या हिदायत है? और आपने हार्ट अटैक का जिक्र किया, तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा, कुछ पेशेंट्स की हेमोग्लोबिन बहुत ज्यादा होती है और कुछ क्लाडिंग की बात की जाती है, जैसे फाइब्रिन क्लाड्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो क्या ये दोनों को इकट्ठा किया जाए तो आप कहते हैं कि पहले जो है लंग्स इन्फेक्शन होता है, यानी प्लूरेसी या इससे जुड़ी हुई बातें होती है, और उसके बाद वो हमारे जरा वजाहत कीजिएगा सर। जहां तक ये प्लूरल इफ्यूजन की या फेफड़ों में पानी आने की बात है, ये एक टेम्परेरी प्रॉब्लम होता है। आप कोई बंदा फेफड़ों में पानी के साथ मुसलसल 10-5 साल या 6 महीने या ऐसा नहीं चलते, जब भी फेफड़ों में पानी होएगा तो उसका सांस खराब होएगा, ना वो सो सकेगा, ना वो लेट सकेगा, ना वो चल सकेगा, तो इसलिए उसका इलाज करना जरूरी होता है। अब और ये जो फेफड़ों में जो पानी है, ये इसकी वजूहात होती हैं। वो हार्ट फेलियर से भी हो सकता है, वो टीबी से भी हो सकता है, वो गुर्दे फेल होने से भी हो सकता है, वो एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, वो कोविड-19 से भी हो सकता है, वो जो बहुत सारी और ऑटो इम्यून डिजीज हैं उनसे भी हो सकता है। इसकी काउंटलेस बहुत सारी 50, 60 या 100 काजेज कम अज कम होंगी फेफड़ों में पानी आने की। और जब भी डॉक्टर जो है वो फेफड़ों में पानी को देखते हैं तो वो हमेशा उसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं, ताकि वो वजह का इलाज हो जाएगा तो फेफड़ों में पानी खत्म हो जाएगा। फेफड़ों में पानी अगर कम हो और सांस इतना खराब ना हो रहा हो तो दवाई उसी बीमारी की करने से इलाज ठीक हो जाता है, अगर ज्यादा हो तो उसको निकालते हैं और साथ बीमारी का इलाज करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो क्लाडिंग की बात कर रहे थे, क्लाडिंग की हार्ट अटैक, ये बात आपने जो बात की है, ये थोड़ी सी इसको मैं इस तरह से एक्सप्रेस करूंगा कि जो हार्ट अटैक जिसकी हम बात कर रहे थे, वो है कि जो हार्ट मसल हैं उनको जो ब्लड सप्लाई जा रही है आर्टरीज की, कॉर्नरी आर्टरीज की, वो शरेआम बंद हो जाए तो वो ज्यादा जो 99.9% केसेस में एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज होती है, जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है, हमारी आर्टरीज में क्लॉट बनता जाता है, कोलेस्ट्रॉल का, प्लेटलेट्स का और बाकी सेल्स का, और वो एक बुरे दिन वो क्लॉट टूटता है और एक तरफ से आर्टरी को बंद कर देता है। ठीक है, जो दूसरे जो कुछ और रीजन हैं जो क्लॉट बनने की हैं, जैसे कि किसी बंदे ने, जैसे आपने जिक्र किया कि कोई ऐसी बीमारी हो जिससे हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा बढ़ रही है और वो उसमें क्लॉट खुदा न खासा ब्रेन में बन सकता है, टांगों में बन सकता है। इसी तरह कुछ लोगों में कुछ खास किस्म के केमिकल्स की कमी होती है या ज्यादती होती है, जिसकी वजह से उनकी जो आर्टरीज हैं या वेन्स हैं उनके अंदर क्लॉट बन सकता है। किसी के टांगों में खवातीन हैं या लंबे सफर के बाद हैं या मोटा आदमी है जो बहुत चलता नहीं है, तो जो डीप वेनस है बहुत से हम उसको कहते हैं, वो वेन्स के अंदर नीचे टांगों की क्लॉट बनता है और फेफड़ों में आ जाता है और एकदम से सांस खराब करता है, खुदा न खासा सीरियस चीज हो सकती होती है। तो उसकी वो और चीज है, जो हार्ट अटैक है वो और चीज है। इस तरह आर्टरीज में कुछ अपना बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, बहुत तो नहीं है सर, वो कम होती हैं, इतनी कॉमन नहीं है, तो उसमें आर्टरीज जो हमारी हाथों की हैं, टांगों की हैं, उनमें वो बंद होती हैं, उनका इलाज मुख्तलिफ है। सो इट्स अ डिटेल सब्जेक्ट एक्चुअली, लेकिन जनरली जो है हमें अच्छी लाइफस्टाइल और इस तरह से रखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर दो नुकात पे रहनुमाई फरमाइएगा। एक तो आपने कहा कि हेमोग्लोबिन जो है वो अगर किसी का ज्यादा हो, यानी कि खून का गाढ़ापन जो है वो उसमें ज्यादा है, तो इट मीन्स कि उसको बीमारियों के
लगने के ज्यादा चांसेस हैं, स्पेशली उसकी जो हार्ट हेल्थ है वो रिस्क पे है। क्या ऐसा शख्स जो है वो खुद से एस्पिरिन या खून पतला करने वाली कोई दवाई इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता? इस हवाले से क्या कहेंगे? और दूसरा, चूंकि रमजान मुबारक के हवाले से तो मैं दोबारा से ये बात करना चाहूंगा, ग़िज़ा के हवाले से आपने बात की, वर्जिश की अहमियत का भी आपने जिक्र किया, तो वर्जिश का वक्त कौन सा मौजू होगा और आपके ख्याल में कितनी देर के लिए वर्जिश होनी चाहिए? एक नॉर्मल आदमी के लिए कितनी होनी चाहिए और एक हार्ट पेशेंट के लिए कितनी होनी चाहिए? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये आखिरी सवाल का जवाब दूंगा आपको कि जो खाने पीने में, जैसे मैंने कहा कि एहतियात करनी चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए, वो सारा कुछ है। और जो वॉक है, सहरी और अफ्तारी के बाद लाइट आपको वॉक करनी चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा वो नहीं। लेकिन जो असर के बाद का जो टाइम है वो बहुत अच्छा, जब आपका पेट भी खाली होता है और आपकी शुगर लेवल भी कम होती है। आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी शुगर लेवल भी बढ़ जाएगी, बॉडी के अंदर से शुगर वो होती है, उससे आपकी बॉडी को मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। एक चीज, जो यंग आदमी है वो तो किसी भी लिमिट पे जा सकते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, रनिंग, स्विमिंग, जो भी करना चाहें, कोई उसमें हर्ज नहीं है। जो हार्ट के मरीज हैं उनकी एक टेलर मेड एक्सरसाइज लेवल होता है कि अगर तो उनका हार्ट स्टेटस, जो फंक्शन है पंप का, वो बिल्कुल ठीक है और उनको प्रॉब्लम था, उसके लिए वो दवाइयां ले रहे हैं, तो वो भी बहुत सारी लेवल पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन जिनका हार्ट कमजोर है उनको हम कहते हैं कि एक खास लेवल से ज्यादा वॉक या एक्सरसाइज ना करें, जिसमें जब हम चलते हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ती है। तो वो एक खास लेवल से ऊपर ना जाए तो वो ठीक है, तो उसमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता। तो इसलिए वो ब्रिस्क वॉक करें, रेगुलर वॉक करें, वो इतना काफी है उसके लिए। और बाकी फिर जैसे हर मरीज का अपना होता है, बेहतर होता है कि डॉक्टर उसको उसके मुताबिक मशवरा दे। लेकिन जनरली वॉक करने में हर्ज भी नहीं है और फायदा है उस चीज का, और एक्सरसाइज का भी। और जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अख्तर विंदेशा हमारे साथ मौजूद थे, कार्डियोलॉजिस्ट और पल्मोनरी और कार्डिक वेस्कुलर डिजीज और कोविड-19 के हवाले से जो है उसका जो लाया अमल था और खास तौर पर जो उसकी टेक्निकलिटीज थी उस पर भी उन्होंने बात की। और आपने बड़ा एक अहम सवाल किया और उस पर हम चाहते हैं कि मजीद भी बात करें। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारे लिए एक तोहफा है, रमजान मुबारक का ये बाबरकत और मुकद्दस और रहमतों और मग़फ़िरतों का जो ये महीना है। इसमें नेचुरली जो है हमारा लिपिड प्रोफाइल जो होता है, जिसमें हमारे फैट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, ये मेंटेन रहता है। ये एक बहुत अल्लाह की तरफ से इसमें एक हिकमत भी है। तो रमजान मुबारक का जो बाबरकत महीना है उसमें एक्सरसाइज का एक गैप भी फिल होता है। डेफिनेटली, बिल्कुल होता है। और आजकल तो मेडिकल साइंस जो है वो खुद से वो कुछ दोपहर जो है वो दिन के आपको भूखा रख के जो वो टेस्ट किया जाता है, ताकि आपका जो जिस्म है वो बेहतरी की जानिब गामजन हो सके, उसमें कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो, आपके जिस्म के जो मुख्तलिफ आज़ा हैं वो बेहतर वर्किंग कंडीशन और कैपेबिलिटी में आ सकें। और इसको अचीव करने के हवाले से ये अमल जो है वो मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ मेडिकल के जो शोबाजात हैं उनमें ये आजमाया जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत देखिए डॉक्टर साहब, जैसे आपने भी ये बात कही कि रोज़ा जो है वो हमें इस सूरत हाल में पूरे 30 दिन के लिए ये अमल फराहम कर दिया गया है, जिसकी न सिर्फ हमें बदनी तौर पर फ़वाइद हैं बल्कि यह है कि हमें जहनी तौर पर भी फ़वाइद हैं, दीन और आखिरत में भी जो है वो हमारे और दुनिया में भी फ़वाइद ही फ़वाइद। अगर हम मजमूई तौर पर बात करें तो रोज़ा हर हवाले से आपके लिए नफ़ा, भला और फ़ायदा है। और इसी तरह मैं ये बात भी यहाँ पे जरूर कहूंगा मनाजिर के ये जो डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट हैं, जो शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं, उनके लिए भी बड़ा ये एक अच्छा और सुनहरा मौका है। और खास तौर पर ये ओबेसिटी के हवाले से जो लोग इस वक्त मोटापे का शिकार हैं, क्योंकि हम कोविड-19 के हवाले से ट्रांसमिशन कर रहे हैं कि उसी से जुड़े हुए जो हेल्थ के इश्यूज हैं उस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। तो उनके लिए भी ये बहुत अहम है, क्योंकि इसमें आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाता है और जो लो मेटाबॉलिक के जो लोग होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी। लेकिन कोविड-19 के हवाले से अगर हम बात करें तो रमजान मुबारक के इस मुकद्दस महीने में बहुत सारी चीजों का आपने ख्याल रखना है। रीनल फेलियर से जुड़े हुए या जो आपकी अमराज गुर्दा से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने बहुत एहतियात करनी है। डायबिटिक पेशेंट्स ने बहुत एहतियात करनी है कि उनका डायबिटीज जो है कौन सी टाइप में दाखिल हो चुका है, क्या वो सीवियर है। अगर सीवियर है तो आप अपने जो माहिर हैं या डॉक्टर हैं उनसे आप फौरी तौर पर राब्ता करें और अपने मौलिजीन को ऑन बोर्ड रखें, खुदारा उनको ऑन बोर्ड रखें, उनकी मशवरे के बाद जो है। जी बिल्कुल। डॉक्टर सखावत रंधावा साहब हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है, इनसे हम मजीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, आप सीईओ हेल्थ हैं, रहीम यार खान से हमारे साथ मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहेंगे आप और खराज तहसीन भी हम पेश करेंगे। जिस तरह से डॉक्टर्स जो हैं वो कोविड-19 के खिलाफ इस वक्त मैदान में मसरूफ़ अमल हैं और फ्रंट लाइन पर आप काम कर रहे हैं, तो बिलाशुबा आप
खराज तहसीन के मुस्तहक हैं, मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, और हम चाहेंगे कि अल्लाह करे कि आपका ये जोश जज्बा और वलवला सदा कायम रहे, ताकि आप सिर्फ कोविड-19 नहीं बल्कि हर बीमारी के खिलाफ इसी तरह बरसरे पैकार रहें। डॉक्टर साहब, आपसे जानना ये चाहेंगे कि मजमूई तौर पर सबसे पहले तो रहीम यार खान और इसके मज़ाफ़ात में जो है वो कोविड-19 के मरीजों की क्या सूरत हाल है, कितने मुसद्दिका केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और अगर हैं तो किन किन इलाकों से हैं? बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं और जो पैरामेडिक्स हैं वो सफ़े अव्वल के मुजाहिद हैं जी। और वो अपनी और अपने घर वालों का आराम और सेहत के एक तरफ रखते हुए वो पूरी कौम को इस मूजी वबा से बचाने के लिए सफ़े अव्वल पे लड़ रहे हैं, और वो वाकई खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। और हमें इस बात का एहसास है, और उनकी जो भी जरूरियात है उनका भी ख्याल रखा जा रहा है। और खासतौर पे जो हिफाजती किट्स हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के हवाले से जो खदशात काफी जगहों पे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको एड्रेस कर रहे हैं, और रहीम यार खान जिले में इस तरह की कोई भी कंप्लेन नहीं है। दूसरी बात यह कि रहीम यार खान आबादी के लिहाज से और रकबे के लिहाज से पंजाब के बड़े अजला में शुमार होता है, लेकिन कोविड-19 के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल अंडर कंट्रोल है। हमारे पास कुल अब तक 114 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन उनमें से बहुत बड़ी तादाद जो है वो तबलीगी जमात के अराकीन की है। यानी 68 केसेस जो हैं वो तबलीगी जमात के जो अराकीन थे, जो कि 800 से ज्यादा तादाद में हमारे जिले में थे। और हमने शुरू में ही जब हमें पता चला तो मार्च के आखिरी हफ्ते में हमने उनको क्वारंटीन कर दिया, और उनको उनकी क्वारंटीन फैसिलिटी से बाहर नहीं निकलने दिया गया, जिसकी वजह से ये वायरस स्प्रेड नहीं किया कर सका। और हमने वहां पे उनको 2 हफ्ते क्वारंटीन पीरियड मुकम्मल करने के बाद उनके दोबारा टेस्ट करवाए, फिर उनमें से जो पॉजिटिव आए उनको हम अपनी फैसिलिटीज में रख के ट्रीट कर रहे हैं। और बाकी जो बड़ी तादाद तबलीगी जमात के अराकीन की थी, वो जो नेगेटिव थे, उनको राहदारियां बनवा के हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसपोर्ट भी अरेंज करके उनको उनके मुतल्लिका अजला में भिजवाया जा चुका है। और उसके अलावा हमारे जिले में जो प्राइमरी केसेस हैं वो सिर्फ 6 हैं, और उसके बाद उनके जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो 34 हैं, और 12 ईरानी ज़ायरीन जो वापस आए थे उनमें पॉजिटिव केसेस आए थे। तो इस तरह जो हमारे जिले में हम अब तक अपने लोगों को बचा सकते हैं, उसका मेन स्टे है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे हमारा बहुत फोकस रहा है कि जो भी पॉजिटिव पेशेंट सामने आया है, हमने उससे पहले उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके और उनको अपनी क्वारंटीन फैसिलिटीज में रखा हुआ था। फिर हमने उनको दोबारा टेस्ट किया है, और फिर उनके टेस्ट के मुताबिक हम फर्दर आगे जा रहे हैं। और अगर कोई पॉजिटिव है तो उसको अलग करके ट्रीट किया जा रहा है, और अगर कोई नेगेटिव है जो कॉन्टैक्ट किसी पॉजिटिव में रहा है तो उसको फिर भी हम 2 हफ्ते तक क्वारंटीन में रख के और फिर उसको घर जाने की इजाजत दे रहे हैं, जब तक हमें यकीन नहीं हो जाता कि वो वायरस से पाक हो चुके हैं और वो वायरस आगे नहीं फैलाएंगे। और ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ जो एक ट्रांसमिशन की चेन है वो हम तोड़ते हैं, तो उससे इसकी ट्रांसमिशन रोकने में और इस वायरस को स्प्रेड से रोकने में बहुत मदद मिली है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हम ओवरऑल अगर हम रहीम यार खान और सादकाबाद की बात करते हैं तो इससे मुल्हिका जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये बहुत वसी इलाका है। इंटीरियर सिंध और बलूचिस्तान जो है उसके साथ भी ये मुंसलिक है। जैसे मुल्तान की अपनी एक अहमियत, इसी तरह रहीम यार खान और सादकाबाद की भी अहमियत है। मुख्तलिफ अजला से इंटीरियर सिंध और बलूचिस्तान से बहुत सारे जो बागबानी से या बाग से मुतालिका लोग हैं जो खेतों में और बागों में काम करते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो रहीम यार खान और सादकाबाद का रुख करती है। ये बताइएगा कि ये जो लोकल ट्रांसमिशन कह सकते हैं, अजला का कुछ रेशो पता चलिए कि बलूचिस्तान और सिंध से कितने मरीज जो है ये यहाँ पे दाखिल हो चुके हैं अब तक, या जिनको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि जो रहीम यार खान है वो इकोनॉमिक हब है इस इलाके का, तो लोग अपनी जो खरीदो फरोख्त के लिए, शॉपिंग के लिए भी यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा बागबानी का भी आपने जिक्र कर दिया, तो जो ज़रूरी सरगर्मियां हैं उस सिलसिले में भी लोग आ जा रहे थे। और इसके अलावा इलाज मुआवजे की सहूलियात, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रहीम यार खान में बेहतर दस्तयाब है निस्बतन, शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है यहाँ पे, तो लोग जो अपर सिंध के अजला हैं और बलूचिस्तान के कुछ अजला से लोग हमारे पास आते रहे हैं। लेकिन जिस तरह आपको पता है कि जब मार्च के दूसरे हफ्ते में लॉकडाउन हो गया तो उसके बाद जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वो बंद हो गई, और जो लोग आ भी रहे हैं तो वो अपनी गाड़ियों में महदूद तादाद में आ रहे हैं। तो उनके लिए भी हमने जो सिंध पंजाब बॉर्डर है कोर्स अफजल पे, वहां पे हमने स्क्रीनिंग का इंतजाम किया हुआ है। और अब तक जो भी लोग वहां से दाखिल हो रहे हैं रहीम यार खान में,
وہ اسکرین ہو کے آ رہے ہیں، اور پچھلے 1-1.5 ماہ میں 20,000 سے زیادہ افراد کی ہم اسکریننگ کر چکے ہیں، جو کورس افضل پہ ہمارے اسکریننگ فیسلٹی ہے۔ تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے کہ ہم جو اپنے ضلع میں جو بھی مشتبہ کوئی لوگ تھے تو ان کو اس حوالے سے لے کے آ رہے ہیں، اور اگر کوئی مشتبہ سامنے آتا ہے تو اس کو ڈائریکٹ ہماری جو فیسلٹی میں لے کے جایا جاتا ہے، اور وہاں پہ اس کی پراپر ٹیسٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب کلیئر ہوتے ہیں تو پھر ان کو الگ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہم نے آج سے 1.5-2 ماہ پہلے ارینجمنٹ کی تھی، اس سے بہت فائدہ ہوا ہے، اور اس طرف سے اب تک کوئی پازیٹیو کیسز ہمارے پاس نہیں آئے۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، سندھ پنجاب کا جو بارڈر ہے، اس ایریا کے حوالے سے بھی کچھ اعداد و شمار ہمارے سامعین اور ناظرین کے ساتھ آپ آگاہ کیجیے گا، اور اوور آل تو آپ ایک جائزہ ہمیں دے چکے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی میں یہ چاہوں گا کہ جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پر لوگوں میں وہ شعور اور وہ آگاہی جو ہے شہریوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، تو دے آر ایٹ مور رسک۔ اور اب یہ ہے کہ چونکہ یہ میدانی علاقہ ہے اور لوگ فصلوں کی کٹائی کے حوالے سے بھی مصروف عمل ہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ کھیتوں میں بھی آ جا رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ احتیاطی تدابیر جو ہے ان کو اپنایا جانا انتہائی ضروری بلکہ ناگزیر ہے۔ اس بارے میں آگاہ کیجیے گا، کیا کیا جا رہا ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے؟ بالکل جی، ایسی ہے، اور جس طرح آپ کو پتا ہے کہ یہ وائرس جو ہے نا، یہ یہاں پہ مقامی نہیں ہے، یہ باہر سے وائرس آیا ہے، تو خاص طور پہ جو لوگ باہر سے آئے ہیں یا جن کا کوئی پازیٹیو یا کنفرم پیشنٹ کے ساتھ کانٹیکٹ ہے، وہی وائرس کا سورس بن سکتا ہے۔ تو ہمارے ضلع میں جو بھی لوگ آ رہے ہیں، ہم نے اس طرح کا میکنزم بنایا ہوا ہے کہ وہ ہمارے فلٹر سے گزرے بغیر نہیں جا رہے۔ اس سلسلے میں ہم نے پورے ضلع کو 27 زون میں تقسیم کر دیا تھا آج سے 1.5 ماہ پہلے، اور جو بھی بندہ آ رہا ہے وہ متعلقہ زون کی جو ٹیم ہے اس کو گھر پہ جا کے ہم لوگ اسکرین کرتے ہیں، اور اگر وہ مشتبہ ہوتا ہے تو اس کو کوارنٹین فیسلٹی میں لا کے آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے۔ اور ایک کنٹرول روم ہمارا قائم ہے پچھلے 2 ماہ سے، اور اگر کوئی بھی اس طرح کی اطلاع کسی بھی جگہ سے ملتی ہے تو ہم بجائے اس کے کہ اس پیشنٹ کو بلوائیں اور ہجوم میں اس کو اکٹھا ہونے کے لیے چھوڑ دیں، اس طرح نہیں کر رہے۔ اس سے بھی ہمیں اس کے اسپریڈ روکنے کو بہت جو ہے مفید ثابت ہوا یہ میکنزم۔ اور آپ نے بالکل درست کہا کہ رحیم یار خان ایک بنیادی طور پہ زرعی ضلع ہے، اور زرعی سرگرمیاں اب اس وقت عروج پہ ہیں، گندم کی کٹائی ہے، اور صرف گندم کی کٹائی کے بعد لوگ فصل جو ہے وہ فصل بھی تیار ہونے والی ہے۔ جی بالکل۔ تو اس سلسلے میں جو میکنزم ہے وہ جہاں پہ بھی یہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں وہاں پہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔ وہاں پہ سماجی دوری کا ایک میکنزم بنایا گیا ہے، دائرے بنا کے لوگوں کو دور دور کھڑا کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ ہاتھ دھونے کا انتظام کیا گیا ہے، اور ہاتھ دھونے کے لیے پانی اور صابن ان کو وہاں مہیا کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ کٹائی کے لیے یا باہر سے لیبر آ رہی ہے ان کی بھی اسکریننگ کر کے پھر ان کو جانے دیا جا رہا ہے، اور اس چیز کو بھی انشور کر رہے ہیں ہم لوگ کہ ان کی پراپر جو ہے کاؤنسلنگ کی جائے، اور جو بھی آگاہی کے جو شعور پیدا کرنے کے لیے جو ہمارے پاس جو بھی میسیجز ہیں جو بھی بہتر ہو سکتا ہے، اس میں خاص طور پہ نمبردار بہت افیکٹو ہیں، جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ بہت افیکٹو ہیں، اور اس حوالے سے پوری ٹیم جو ہے رحیم یار خان کی تمام لائن ڈپارٹمنٹس اس پہ آن بورڈ ہیں۔ اور اچھی خبر یہ ہے کہ لوگ بڑی خود ان چیزوں کو احتیاطی تدابیر کو اختیار کر رہے ہیں اور پریکاشنری میجرز، یہ بہت ہی بڑی اہم آپ نے بات کی ہے ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر سخاوت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ سی ای او ہیلتھ ہیں رحیم یار خان، اور آپ نے وہاں کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی آگاہ کیا، اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے کیونکہ اس ضلع کی اگر ہم بات کریں تو انٹیریئر سندھ اور انٹیریئر بلوچستان کی اگر اس کے ساتھ ہم اس لیے بھی اسے جوڑ رہے ہیں کیونکہ یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ اس سے پہلے ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی، ٹائیفائڈ اور مختلف مہلک امراض کا گڑھ رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ بکھری ہوئی آبادی اور اویئرنیس کی کمی ہے۔ کانگو وائرس کی بھی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی انٹیریئر بلوچستان اور اس کے بعد سندھ اس کی جو ہے زد میں آیا ہے۔ اس ڈسٹرکٹ کی جیسے ملتان کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ اس کے ساتھ جڑا ہوا آپ سخی سرور سے لے لیں، بلوچستان کی سرحد سے لے لیں تو پھر آپ کو رحیم یار خان اپنا ملتان کے ساتھ پھر آپ کو ڈیرہ غازی خان سخی سرور اور اس سے ملحقہ جو علاقے ہیں، اسی لیے ملتان پہ
बर्डन। जी बिल्कुल सजाद, वेरी राइट कि मुल्तान पे भी बर्डन है और मजमूई तौर पर जिन इलाकों की आपने बात की है ये तकरीबन सारे जो है वो मुल्हका अजला हैं, मुल्हका इलाके हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो मेहनत मजदूरी के लिए एक से दूसरे शहर भी आते जाते रहते हैं। और इसके साथ साथ चूँकि जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि अब ये गंदम की कटाई का सीजन है, उसके बाद फिर आमों की फसल के हवाले से भी आपने बात की कि आमों की फसल के हवाले से भी बाकायदा जो है वो महकमा ज़राअत की जानिब से स्टाफ मुतय्यन होता है कि आप जाएं और जाके बागों की निगरानी करें और उनकी देखभाल करें और उनको ट्रीट करें। तो ये सारा जो है वो इस तरह से एक सर्कल जो है वो चलता रहता है। तो ये आपने बिल्कुल दुरुस्त, और आप इस इलाके के हवाले से आप बड़ी जानकारी भी रखते हैं, आपके पास बहुत सारी मालूमात है, इससे भी हम इस्तेफादा करेंगे। मौलाना हाफिज यूसुफ सराज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मुमताज मजहबी स्कॉलर हैं, एंकर पर्सन, अपना एक प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब आपसे बेहतर कोई गाइड भी नहीं कर सकता, आपसे बेहतर कोई मोबिलाइज भी नहीं कर सकता, लोगों में शऊर आगाही कैंपेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको करार दिया जा सकता है। आपकी बात का एक असर होता है। हमारे जो मजहबी हल्के हैं, इस्लामी तालीमात और रमजानुल मुबारक का ये बाबरकत जो महीना है, इसमें कुछ अहदाफ मुकर्रर किए गए थे और उसमें सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब 20 नुकाती हिकमत अमली उलमा कराम के साथ उन्होंने तय की थी। लेकिन अमली तौर पर हम देख रहे हैं जो हमारी इकाइयां हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म की राय पाई जाती हैं। मसाजिद में जो एहतमाम है नमाज तरावी का, उसके लिए जो SOPs हैं उस पर किस हद तक अमल दरामद किया जा सकता है। और एक प्रोपेगेंडा जिसकी नफी करने की जरूरत है कि जी कई ऐसे एरियाज हैं जहां मसाजिद को बंद, खुदा न खास्ता बंद कर दिया गया है। थोड़ा इस पर वजाहत कीजिएगा सर। जी मैं ये अर्ज करूं कि इस पूरे सिनेरियो में जिस तरह से हुकूमत बुरुए कार आई है, उससे अंदाजा होता है कि ये जो हुक्मरान होते हैं इनकी जिम्मेदारी किस कदर कड़ी होती है और किस कदर हसास होती है। और इनकी जो फजीलत है या जो इनको अहमियत हासिल है वो इसलिए है कि देखें ये एक पूरे मुल्क और कौम का इन पे बार होता है, जिम्मेदारी होती है। और नो डाउट हमें इसका एतराफ़ करना चाहिए कि जिस तरह इस वबा के में हमारी हुकूमत ने जिम्मेदारी निभाई है वो काबिल तहसीन है। यानी ठीक है आपको इख्तलाफ हो सकता है, बहुत से मामला से होता रहता है इंसान को, लेकिन इन मामलात में एक पूरी बसीरत के साथ और जिम्मेदारी के साथ मामला चलता आया है। कौम ने भी बड़ा साथ दिया है। और आप जो फरमा रहे हैं तो ये जाहिर है कोई सदर साहब ने मुलाकात की उलमाए किराम से, बड़ी एक इकराम के साथ, तकरीम के साथ वो बड़ी मजलिस हुई और उसमें कुछ तय पाया। और ये एक मजबूरी के तहत था, यानी खुशी तो नहीं है ना सदर साहब को खुशी है, ना उलमाए किराम को खुशी है, ना ये हालात हुकूमत ने पैदा किए हैं। अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है और दीन हर तरह की आजमाइशों में भी निकलने का रास्ता देता है। अब मसलन हमें नमाज का तरीका नॉर्मल हालात में और बताया है। जंग के दिनों में अगर आप देखें तो वहाँ नमाज की हैत से मुराद है कि उसका अंदाज और हो जाता है, खौफ की नमाज और तरह की हो जाती है। तो ये वबा के दिनों की नमाज है और इसमें उलमाए किराम ने बड़ी बसीरत के साथ ये फतवा भी दे रखा है। और ये नफल नमाज तो ज्यादा बेहतर आप घर में पढ़ें, इसका अजर ज्यादा है घर में पढ़ें। तरावी नफल है, फर्ज नहीं है। तो आप अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमजान देखें, आप तो गारे हिरा में तशरीफ ले जाते थे और पूरा रमजान वहाँ एतिकाफ करते थे। तो अब सोचना ये चाहिए, और मैं कहता हूँ बल्कि इसमें हिकमत ये है, इस तरह के हालात में, हर तरह के हालात में एक सबक होता है कि क्यों नहीं हमारे हर घर में एक हाफिज मौजूद होता और हम अपने घर में उसको मसल्ले पे खड़ा करें, ताकि कभी ऐसे हालात आए तो हमारे नफल नमाज तरावी वो जारी रह सके। आपने फरमाया कि मस्जिदें बंद नहीं, मस्जिदें बंद नहीं है और ये पाकिस्तान पहला ऐसा मुल्क है और इनकी बसीरत को फिर मैं कहता हूँ दाद देनी चाहिए। बंद हैं पूरी दुनिया में मराकज़, मसाजिद बंद हैं, पाकिस्तान में नहीं बंद हैं। अगर बंद होते तो SOPs क्यों जारी किए जाते? जी बिल्कुल, ये वजाहत हुई थी। अच्छा मौलाना साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा कि फैसला साजी का अमल हो, सिर्फ ये कोरोना वायरस के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर का जो है वो लाहे अमल तश्कील देना, सिर्फ इसी मामले में नहीं, किसी भी मामले में उठाकर देख लीजिए कि जब फैसला साजी का अमल हो तो मुख्तलिफ मकातिब फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा किराम आपस में बैठते हैं, मुशावरत करते हैं, आला हुकूमती जो सरबराहान हैं उनके साथ बातचीत करते हैं, फैसला कर लिया जाता है। लेकिन जब फैसले पर अमल दरामद का वक्त आता है तो या फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया जाता है या फिर उसके बाद जो इख्तिलाफ राय जो है वो सामने आती है। क्या ही अच्छा हो कुछ इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप किया जाए कि जिस जोशो खरोश और खुलूस नीयत के साथ फैसला साजी का अमल तश्कील पाता है, उसी जोशो खरोश और उसी खुलूस नीयत के साथ उस पर अमल भी हो जाना चाहिए। क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल, ऐसे ही होना चाहिए और ऐसे ही होगा तो कौमें आगे बढ़ती हैं या हम बढ़ेंगे। लेकिन ना आप देखते हैं जी, ये किसी एक तबके तक महदूद नहीं है मामला। हमारे यहाँ शायद हमने वो चूंकि आज़ादी ली है एक जाबर से और हम पे साम्राज्य था, तो हमारे जीन्स में, हमारे खून में कोई बगावत बड़ी अच्छी चीज करके वो हमें ना नजर आती है। और हमारे ओवरऑल यानी कानून शिकनी को हम अच्छा समझते हैं, इशारा तोड़ते हैं, हमें बड़ी खुशी महसूस होती है। तो ये तबकात भी, मतलब जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, ये भी एक हिस्सा है हमारे समाज का। तो इस तरह होता है। लेकिन बहरहाल ज्यादा जिम्मेदारी मैं समझता हूँ हम पे आन पड़ी है, अहले दीन पर, अहले मदारस पर, अहले मसाजिद पर। ये बड़ी भारी जिम्मेदारी है और इन्हें बड़ी बसीरत के साथ, हुकूमत के साथ मिल के, एक यूनिट बन के और इत्तेहाद के साथ हमें इस मामले से आगे निकलना होगा। जी बहुत शुक्रिया। जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? मस्जिद और मेंबर के किरदार के हवाले से मैं बात करना चाह रहा था। मौलाना साहब अगर आप मौजूद हैं तो ये बताइएगा कि मस्जिद और मेंबर का जो किरदार है वो इस गैर मामूली सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ कर और गैर मामूली तौर पर जो है ना वो सर अंजाम देने की जरूरत है, और ये उलमाए किराम को ही करना है, आइमा किराम को ही करना है। तो हुकूमत अपने हिस्से का जो वो किरदार अदा कर चुकी, अब जो है वो बॉल इन उलमा के कोर्ट में है। अब उनका अमल जो है वो इस मुल्क कौम को न सिर्फ दीनों दुनिया में फलाह की जानिब लेकर गामजन होगा, बल्कि इस वबा से बचाने के हवाले से भी एक राह निजात की तरफ लेकर चलेगा। इस पर भी कमेंट कीजिएगा प्लीज। जी आपने दुरुस्त फरमाया, दो हिस्से हैं आपकी इस गुफ्तगू के ना जी। एक तो यह है कि मिंबर और महराब की जो असर पजीरी है, यानी इनकी गुफ्तगू में जो एक असर है और तासीर है, इसमें कोई शक नहीं जी। इस यानी मिंबर से बात की जाती है तो लोग उसको दीन की बात, अल्लाह की बात, नबी की बात समझते हैं और दिलो जान से कबूल भी करते हैं। तो यकीनन इसकी आपने बजा फरमाया, दुरुस्त फरमाया कि बहुत अहमियत है। और जो बात यहाँ से कह दी जाए, और ये बड़ा अच्छा है कि सदर साहब ने उलमा के साथ बात की और एक डायलॉग हुआ और यानी मुकालमा हुआ और उसमें एतमाद में लिया गया। अच्छा, दूसरी बात के ये ना बड़ा आप थोड़ा सा अगर समझें, हुकूमत की साइड पर अगर समझा जाए ना, इनकी जिम्मेदारी बड़ी हसास इस एतबार से भी है कि आज तक इस मेंबर से, इस महराब से, इस स्पीकर से, लाउड स्पीकर से, माइक से आवाज आई है कि मस्जिद की तरफ आइए। अच्छा, अब यकदम कह देना कि ना आइए, ये बड़ा मुश्किल है। मेरे ख्याल यहाँ फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत पे है। ये साथ देंगे, लेकिन मस्जिद से आने रोकने की बात करना इनके लिए मुश्किल होगा। यहाँ फिर हुकूमत का किरदार ही मैं समझता हूँ वहाँ में। जी मौलाना हाफिज यूसुफ सराज साहब, बहुत शुक्रिया, मुमताज मजहबी स्कॉलर, और दीनी नुक्ता निगाह से खास तौर पर जो SOPs थे उसकी भी बात की। लेकिन मनाजिर एक बड़ी अहम बात उन्होंने की, और बात यह है कि उन्होंने कहा कि अब गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उन्होंने जिस तरफ इशारा किया है वो इंतजामी उमूर हैं, बिल्कुल, और मसाजिद की जो कमेटियां हैं उनका भी इस वक्त एक किरदार है। मुख्तलिफ मसाजिद की कमेटियां मौजूद होती हैं, आपको भी इस बारे में इंतजामिया के बगैर, सॉरी टू से, हम जिस कौम से ताल्लुक रखते हैं हम अपने आप को जानते हैं। लेकिन आइए और ना आइए का जो उन्होंने बात किया, ना आइए की तो कोई बात ही नहीं करता, जो भी है वो सब SOP को फॉलो करें। लेकिन ये एग्जैक्टली द पॉइंट कि SOP जो है उनको फॉलो करने की बात है कि बुलाएं मसाजिद में, बिल्कुल बुलाएं, मशरूत इजाजत दे दी गई है तो वो इन SOPs के तहत ही दी गई है, बुलाएं। लेकिन इसकी एक छोटी सी मिसाल दी जा सकती है, आगाही भी छोटी सी लोगों की इन्फोर्स करें। राइट, आपको याद होगा ट्यूबरक्लोसिस जो था, माइकोबैक्टीरियम जो है, उस के जो मुतासिर शख्स होता था उसके करीब वो बुजुर्ग होते थे, घर के बड़े होते थे, कहा यह जाता था कि उनकी कुर्बत नहीं होनी चाहिए, उनके करीब ज्यादा ना जाएं, ताकि ये वायरस खुदा न खास्ता, ये बैक्टीरिया या ये माइकोबैक्टीरियम आप में मुंतकिल ना हो जाए। तो तब भी क्योंकि जो बड़े और बुजुर्गों की कुर्बत से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन उसकी दूरी की वजह ये थी कि हमें ये समझाया जा रहा था कि ये बीमारी आप में मुंतकिल ना हो जाए, लिहाजा मसाजिद के अंदर भी इसी किस्म की SOPs को, जी बिल्कुल जी, SOPs जो उनको फॉलो किया जाना चाहिए, और सिर्फ मसाजिद में नहीं, हर जगह पे आपने फॉलो करना है और हमेशा आपने महफूज रहना है। इसी नोट पे आपसे इजाजत चाहेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डॉक्टर सज्जाद बुखारी और मनाजिर हुसैन इसी ट्रांसमिशन में आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।